हेलो एमसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस लेक्चर पे हमने क्या डिस्कस करना है। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था क्वांटम केमिस्ट्री के 8th लेक्चर पे पहुंचे हैं। तो आज का 8th लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपका एचएमओ थ्योरी। एचएमओ थ्योरी मींस हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन अ क्वांटम केमिस्ट्री। आज के लेक्चर पे हमने डिस्कस करना है। ओके, अब सबसे पहले ये थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ इस थ्योरी का यूज क्या है, मोटिव क्या है, इसका एम क्या है। ओके, तो देखो ना, एचएमओ थ्योरी का हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में यूज इसलिए करते हैं कि अगर इन केस सपोज हमारे पास क्या है, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो, ऐसा मॉलिक्यूल मतलब में हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जहां पर को आपके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आप बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में हो। ओके, तो जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है। बेंजीन सबसे कॉमन एग्जांपल। बेंजीन में क्या होता है, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। और वो तीनों पाई बॉन्ड क्या होते हैं, आपको पता है, कंजुगेशन में एग्जिस्ट करते हैं ये पाई बॉन्ड। ओके, अब ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं, एक जगह तो फिक्स नहीं है क्योंकि इनके पास कंजुगेशन है, तो ये एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर को शो करते हैं। ओके, और इसी के साथ साथ क्या है, हमारे पास और एग्जांपल भी है, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया, 1,3,5 हेक्साट्राइन हो गया। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड है जहां पर को हमको क्या है, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में मिलते हैं। ओके, अब होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, इन पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर हमने इनकी एनर्जी निकालनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमने डिलोकलाइज एनर्जी निकालनी है, वेव फंक्शन निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो ये सारी चीजें निकालने के लिए हमको एचएमओ थ्योरी का यूज करना पड़ता है। यानी कि एचएमओ थ्योरी का यूज आप क्वांटम केमिस्ट्री में कब करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए जहां पर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो उस हाइड्रोकार्बन के लिए, उस कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को आपको निकालना है, या वेव फंक्शन को आपने निकालना है, या वहां पर डिलोकलाइज एनर्जी को निकालना है, या फिर आप बोल सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी को निकालना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, या फिर बॉन्ड एडर को कैलकुलेट करना है, तो ये सारी चीजों को वहां पर कैलकुलेट करने के लिए जब क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो यहाँ पर को आपको एचएमओ थ्योरी का यूज करना पड़ता है। ओके, तो एचएमओ थ्योरी का मोटिव एम यही है कि आपको क्या किया जाए कि आपके पास अगर कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वहां आप एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, तो यही सारी चीजें इसका काम होता है। इतनी चीज क्लियर है। तो सबसे पहले बेसिक आपने अपने माइंड पे यही चीज करना है कि हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है एचएमओ थ्योरी की हेल्प से। ओके, अब देखो ना, अब हम ये निकालेंगे कैसे, क्योंकि एचएमओ थ्योरी में यहाँ पर आपको कोई थ्योरी नहीं दी है, जैसे नाम से पता चल रहा है हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ऐसा नहीं जैसा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि आप थ्योरी पढ़ के बैठ रहे, नहीं, आप क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आपको थ्योरी वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस जो आपसे पूछा गया उस पर काम करना है। ओके, तो देखो ना, यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा लिख के मैंने रखा हुआ है ताकि आपको नोट्स में भी ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूं। तो हम कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आप जस्ट माइंड पे तो ये रखिए कि हमारा जो मोटिव है वो क्या है, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करना। ओके, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने से पहले ना हमको क्या है, एचएमओ थ्योरी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी नॉलेज मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, अगर मैंने आपको बेंजीन ही दे दिया और बोलूं कि चलो इस बेंजीन में डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो ये कैसे पता होगा। तो ये सारी चीजें बनाने से पहले एचएमओ थ्योरी के अंदर हमको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, हमको नॉलेज होनी चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। यानी कि हमारे पास जो सिस्टम हमें दिया है, जिसके लिए हमने ये सारी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, उसके लिए पहले हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखना है। ओके, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसा नहीं है, यहाँ पर आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ी चीजें अलग हैं। तो आपने यहाँ पर क्वांटम केमिस्ट्री के सिमिलर क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है फॉर अ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, तो अभी हम एक सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, दो एग्जांपल आज के लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम बाकी चीजें डिस्कस कराएंगे। ओके, तो पहला एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल चीजें मतलब स्टेप वाइज समझाते हुए चलने वाली हूँ। तो माइंड पे रखो, हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख रहे हैं किसी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगी। और आपका जो डायग्राम बनता है, कुछ डायग्राम नहीं होता, ये है, ये देखो, ये है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, अब ये किसके लिए, ये है आपका इथाइलिन के लिए। ओके, ये है आपका इथाइलिन। इथाइलिन में भी तो क्या है, आपके पास पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड सिस्टम के लिए मैं मुझे क्या बनाना है, मैंने इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जो कि कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है। इस डायग्राम की हेल्प से ही हम लोग एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एमओटी डायग्राम बनता है ना, वो कैसे बनता है, जैसे आप यहाँ पर को देख भी रहे होंगे, देखो ये आपको कैसा दिख रहा है, कुछ इस टाइप का। आपने ये मैथ्स में पढ़ा है,
अब मैं तो बायो वाली हूँ बट आप तो मैथ्स वाले हैं, आपने ये चीज पढ़ी होगी। ये क्या होता है, ये होता है जैसे हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं वही चीज यहाँ भी है। आपने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट्स का यूज करना होता है। और पर्टिकुलरली अगर हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर एमओटी का डिटर्मिनेंट्स बोले तो इसे हम बोलते हैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट्स। यानी कि हमने क्या कराना होता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन के लिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट को बनाना होता है। ओके, अब ये सेक्युलर डिटर्मिनेंट्स कैसे बनेंगे। अब ये सेक्युलर डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए मैं आपको बस बेसिक आइडिया देती हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखो हम डिटर्मिनेंट्स को समझ लेते हैं, मतलब जस्ट देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, अगर मैथ्स वालों को तो मालूम है, बस बायो वालों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ओके, तो देखो होता क्या है ना, डिटर्मिनेंट्स में आपने कुछ नहीं करना होता है। डिटर्मिनेंट्स कुछ ऐसा होता है, आपको क्या है, ये कंसीडर बोलते हैं कि ये हमारी होती है रो। ओके, ये है हमारी रो, इसको हम बोलते हैं हमारी रो है। ओके, ये हो गई हमारी रो। ओके, और ये वाला जो होता है, ये हम अगर इनको नीचे की ओर ड्रॉ करें तो ये बन जाते हैं हमारे कॉलम्स। ये है हमारे कॉलम्स, ये है हमारे कॉलम्स। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन होता है हमारी रो का, ये होता है हमारे कॉलम्स का। तो हमने भी क्या करना है, ऐसे ही रो और कॉलम को ड्रॉ करना है फॉर ए पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। जैसे हम इथाइलिन के लिए कर रहे थे, तो इथाइलिन के लिए भी मैंने क्या किया, रो, और ये मेरी रो हो गई और ये मेरी कॉलम्स होगी, मैंने इसको ड्रॉ किया ऊपर। ये तो मेरा फाइनल आंसर निकला, ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने पहले से लिखा है ताकि मैं इसे जब नोट्स आपको शेयर करूं तो आपको ये मिल जाए। तो देखो आपको ये दिखा, ये मेरी रो है। ठीक है, ये मेरी क्या है, रो है। आप ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना। ये मेरा कॉलम है। ओके, ये मेरी क्या है, कॉलम्स है। तो मैंने रो बनाए, कॉलम्स बनाए, तो जैसे हम डिटर्मिनेंट्स में करते थे वही किया, रो और कॉलम। ओके, अब हमने क्या करना है, रो और कॉलम तो यहाँ पे बना दी। अभी कितनी रो, मेरी मर्जी। अब मैंने ऐसा क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ दो ऐसे दिखाई ना, दो रो दिखाई। मेरी मर्जी होती मैं तीसरी रो भी दिखा देती, मेरी मर्जी होती तो मैं चौथी भी दिखा देती, और कॉलम्स भी मैं यहाँ से बढ़ा देती, कुछ भी कर देती। समझ में आ रहा। तो मैंने दो दो ही क्यों की, तो उसका एक रीजन है। आपने क्या करना है, बस आपने कुछ नहीं करना है। आपको जैसे मैंने कंपाउंड दिया है इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन की रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो इथाइलिन कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम। ओके, तो आपने करना क्या होता है, सबसे पहले सेक्युलर डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए, ये देखो हमने क्या बनाना है, सेक्युलर डिटर्मिनेंट की हेल्प से एमओटी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना मॉलिक्यूल लेंगे, ये है आपका मॉलिक्यूल। आपने क्या करना है, इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को आपने चेक करना है। तो मैं इसे थोड़ा सीधा लिख देती हूँ, मे बी आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल क्या था, हमने लिया था इथाइलिन, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी वाला कंपाउंड हमारे पास है। और हमने यहाँ पर को क्या दिखाना है, नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं, हमने क्या दिखाना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने इक्वल होता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं आपके कितने हुए यहाँ पर, दो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड कितने हैं, एक। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, दो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर को है। ओके, अब क्या है, देखो अगर आप यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन गिनना चाहते हैं तो आप पाई इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हैं। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन गिनना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम नहीं बोलना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। आप देखो कि इस कंपाउंड में कितने नंबर के कार्बन एटम है। तो देखिए कितने नंबर के कार्बन एटम है, आपके पास दो नंबर के कार्बन एटम है। तो आपको क्या होता है जनरली, कि जितने नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन आपके सिस्टम में होते हैं उतने नंबर के कार्बन एटम आपके सिस्टम में होते हैं। तो अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके चेक करना चाहते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, अगर एटम देख रहे हैं कार्बन एटम तो बात बराबर ही है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में कितने हैं, 2 हैं, या फिर आप बोलो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं। तो अब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल से जिसे हम कहते हैं एन। तो हमने बोला कि इस कंपाउंड के लिए, इस पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 2 है और 2 है, या फिर आप बोलो ये वाला एन समझ लो या फिर ये वाला एन, बात सेम है। ठीक है, और कर देती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस कंपाउंड के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, अब देखो हमसे एक और चीज पूछी थी ना, हमने एनर्जी भी निकालनी है और बॉन्ड ऑर्डर भी तो निकालना है, हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है। तो यहाँ पर को हम ऑर्डर निकालना भी सीखते हैं। तो ऑर्डर क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो आपका ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर हमेशा आपके n इंटू एन के इक्वल होता है। ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन। तो ऑर्डर कितना बना, ये कंपाउंड के लिए, इथाइलिन के लिए ऑर्डर आपका कितना बना, n/2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब ये आपको ऑर्डर से करना क्या है, आपने ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है, बट ये ऑर्डर से आप करेंगे क्या, ऑर्डर आपको क्या दिखाता है, यहाँ पे जितने नंबर के n और n है ये आपको उतने ही नंबर की रो और कॉलम देंगे। ये वाले n को आप समझ लो कि ये आपका रो है और ये वाला n आपका क्या है, कॉलम है। तो आपके जितने नंबर के n आए हैं
उतनी आप रो बनाएंगे, जितने नंबर की ये वाला n आया उतनी कॉलम बनाएंगे, और बात बराबर है, n इंटू एन मतलब आपके रो और कॉलम हमेशा ही सेम होंगे। तो देखो जैसे आप मैथ्स में डिटर्मिनेंट पढ़ते थे वहां ऐसा नहीं होता था, वहां में भी रो आपकी क्या है 2 ही है बट कॉलम आपकी 3 हो जाती, बट हमने क्या उससे थोड़ा सा कोरिलेट कराना है क्योंकि दोनों आपके डिटर्मिनेंट्स है, हमने वो चीज पढ़नी नहीं है। हमने क्या कौन सा डिटर्मिनेंट पढ़ना है, सेक्युलर डिटर्मिनेंट पढ़ना है जो कि आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि अगर आप इसके लिए क्या बनाएंगे, रो और कॉलम्स बनाएंगे तो वो कितनी बनाएंगे, 2 बनाएंगे, बिकॉज n इज 2 और ये वाला n भी 2। तो आपने देखो मैंने कितनी रो बनाई, सिर्फ 2 रो बनाई, पहली रो सेकंड रो, और कॉलम भी कितने बनाए, 2 बनाए। इतनी चीज क्लियर है, यहां तक आप समझे। अब हमने क्या करना है, देखो यहां पर को हम क्या करेंगे, इनको क्या बोला जाता है, पहले ये देखो ये होते हैं आपके मैट्रिक्स, आप इनको क्या बोलते हैं, तो देखो पहले आप ये देखो ये क्या होता है आपके। अब मैंने अंदर क्या किया, पहले मैं आपको इसको मैं इरेज भी नहीं कर सकती, चलो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसके ऊपर इंक कर देती हूँ ताकि हमको पता ना चले हमने क्या देखा है। ठीक है, चलो अब बताते हैं। ठीक है, आपने कर दिया यहाँ पर को, आपने ये कर दिया। ओके, अब आपने क्या करना है, देखो अब आप इसके अंदर अपनी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखो अब आपने क्या करेंगे, आपने 2 रो बना दी, 2 कॉलम बना दिया। अब आप क्या करेंगे, इतने ही नंबर के आप यहाँ पर को कार्बन रखेंगे। आपने इस पे भी कार्बन रखा है, इस पे भी कार्बन रखा, इस पे भी कार्बन रखा, इस पे भी कार्बन रखा। आपने कार्बन, क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्ट में हम बात करें, कार्बन कार्बन रख दिया। ओके, अब ये कार्बन की वैल्यू होगी, वैल्यू कैसे होगी, देखो होता क्या है, हमको क्या करना होता है, ये आपकी पहली रो है, आप इसे दूसरी रो तो नहीं बोल सकते, तीसरी रो तो नहीं बोल सकते, आप इस रो को क्या बोलेंगे, रो फर्स्ट, इसे क्या बोलेंगे, रो सेकंड। ओके, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम फर्स्ट, इसे क्या बोलेंगे, कॉलम सेकंड। तो इसी के बेसिस पे आपने बताना है, क्योंकि ये कार्बन तो कार्बन है, अब आपको ये भी तो बताना है कि ये वाला कार्बन जो है वो कहां पर प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये वाला कार्बन पहले रो के पहले कॉलम में प्रेजेंट है, यानी कि पहले रो के पहले कॉलम में ये प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये वाला कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, मैं ये दोनों कार्बन को सेम तो नहीं बोलूंगी, है तो मेरे अलग अलग, तो मैं इनको क्या बोलूंगी, ये वाला जो कार्बन एटम है वो पहले रो के सेकंड कॉलम में है, यानी कि पहले रो के सेकंड कॉलम में है। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये वाला कार्बन की फीचर्स बताओ, आप ये कैसे इस कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप बोलोगे कि ये वाला जो कार्बन है वो सेकंड रो के पहले सेकंड रो के पहले कॉलम में प्रेजेंट है, यानी कि सेकंड रो के पहले कॉलम। तो पहले आपने रो लिखना है, ठीक है, कॉलम बाद में लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे। तो आप देखो फिर अब इस कार्बन को क्या बोलेंगे कि ये सेकंड रो के पहले सेकंड रो के सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। तो देखो ये कार्बन मेरा हो गया C11, ये हो गया मेरा C12, ये हो गया मेरा C21 और ये हो गया मेरा C22। अब आप देखो इसको मैं इरेज करके दिखाऊं, इसके नीचे हमने नहीं इरेज नहीं करते हैं, चलो, क्योंकि ना इरेज करूंगी तो मुझे अच्छा नहीं, मतलब वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। देखो C11 है, तो अब इसको दोबारा हम बंद कर देते हैं, ये बन गया हमारा अगेन C11। ओके, ये बन गया हमारा C11। ठीक है, ये है हमारा C11। ओके, अब एक बार इसको भी चेक कर ले, कोई दूसरा हम चेक कर लेते हैं। चलो दूसरा चेक कर लिया, सपोज हमने इसको चेक कर दिया, तो देखो C12, देखो ये भी क्या मिला हमको, C12। ठीक है, ये समझ में आया। तो आपने बस इतना बनाना है, यही होता है आपका सेक्युलर डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब बात यहाँ पे खत्म नहीं आती, अब आपने थोड़ा सा इसे सॉल्व आउट करना है। पहले आपने इतना बनाना सीख लिया, अब आप क्या करेंगे, देखो बहुत बेसिक है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल था। अब आप क्या करेंगे ना, अब आपको एक इक्वेशन दिखती है, एक इक्वेशन क्या है, कुछ ऐसी है। अब ये इक्वेशन आपको क्या बोल रही है, ये बोल रही है जो कार्बन है ना, आपने यहाँ कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 21, कार्बन 22 बोला है, ये कार्बन किसके इक्वल है, यहाँ पर H माइनस ई एस के इक्वल है। अब ये H माइनस ई एस क्या है, देखो ये जो H और S है ये इंटीजर है। ओके, और E मतलब क्या है, एनर्जी है। ओके, तो अब होता क्या है, आपने इन सारे कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू को पुट करना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, देखो कार्बन है, कार्बन इज इक्वल टू हमने क्या बोला, H माइनस ई एस। ओके, अब क्या करेंगे, एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, एनर्जी तो कांस्टेंट होगी, तो आप सारे कार्बन के लिए एनर्जी को तो E लिखेंगे, लेकिन ये वैल्यू कार्बन हाइड्रोजन एस, मतलब कार्बन की प्लेस पे अगर मैंने कार्बन 11 बोला है तो मेरा H भी 11 हो जाएगा, S भी 11 हो जाएगा। अगर मैं कार्बन को 12 बोल रही हूँ तो मेरा H भी 12 हो जाएगा, माइनस E एज इट इज रहेगा, और S भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ पर को करके दिखाई है, कैसे की है, तो आप देखो, देखो कार्बन 11 था, तो कार्बन 11 की प्लेस पे मैंने क्या दिखाया, तो देखो ये कार्बन को हटा देंगे, कार्बन की वैल्यू किसके इक्वल है, H माइनस ई एस के इक्वल है। तो देखो कार्बन 11 के लिए H क्या हुआ, H11,
E आपका एज इट इज है, S क्या हुआ S11, तो देखो मैंने क्या लिखा है H11 माइनस ES11, ठीक है, ES11, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, हम इसको इरेज करके वापस से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ना ये बिल्कुल साफ साफ आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मैं जब आपको नोट शेयर करूंगी तो ये चीजें आपको वहां लिखी हुई मिलेंगी, तो ताकि आपका क्या होगा रिवीजन में आपके लिए हेल्प रहेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीजें पहले से लिख के रखी हुई थी, ठीक है। तो देखो अब लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे देखो, C11 की प्लेस पे क्या रखेंगे, C है, इसकी वैल्यू क्या है H माइनस एस, तो मैं पहले लिखती हूँ H माइनस ई एस, ओके। अब C11 की बात मैं कर रही हूँ तो मेरा H भी क्या होगा 11, E तो मेरा एज इट इज रहेगा, लेकिन S क्या हो जाएगा 11, ओके। अब दूसरा C12 है, C12 के लिए क्या होगा H12 माइनस E S12, इतनी चीज क्लियर आई। अब C21 के लिए क्या होगा H21 माइनस E S21, ओके। अब C22 के लिए क्या हो जाएगा H22 माइनस E S22, इतनी चीज समझ में आई। तो ये वैल्यू निकली, बस आपने बस ये कर देना है, आपने बस यहाँ पर को अपनी वैल्यू लगानी है और ऐसे वैल्यूज को पुट कर देना है, इतनी चीज समझ में आई, कितना आसान था। और ये क्या है, ये आपकी, ये किसकी आप बात कर रहे थे, ये रो 1 ये रो 2, ठीक है हुआ। अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ नहीं करना है, जैसे आपने अभी ऊपर वैल्यूज पुट की थी, जैसे सी की प्लेस पर आपने ये फॉर्मूला लगा और अपनी वैल्यू को पुट की। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करनी है, और जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आपको फाइनल एमओटी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखो कुछ नहीं करना है, जैसे आपने यहाँ पर H11 लिखा, S11 लिखा, तो होता क्या है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको H देखने को मिल रहा है, E देखने को मिल रहा है, S देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर H और S को क्या बोला जाता है, इंटीजर, ये दोनों तो इंटीजर है। और E होता है आपका एनर्जी, तो एनर्जी की तो वैल्यू आप पुट कर नहीं सकते। आपने क्या करना है, ये दोनों इंटीजर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अपनी टेबल को और रिड्यूस करना है, ठीक है। अब ये वैल्यूज आएंगी कहाँ से, बहुत ईजी है, मैं आपको बताती हूँ। वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से, आप यहाँ देखो, यहाँ से आएंगी आपकी वैल्यूज, ओके। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा थ्योरी वगैरह जो लिखी है वो मैंने वही लिखी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि क्या हो सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है, शॉर्ट नोट पूछना है, तो आपको खाली दिखाना नहीं है कि हमने ऐसा ऐसा किया, थोड़ा सा उनको स्टेप्स भी बताइए कि आपने किया क्या, क्योंकि मैं तो आपको मुंह से बोल दे रही हूँ तो आप समझ जा रहे हैं, लेकिन टीचर ऐसे नहीं समझेगा। टीचर को आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने स्टेप आपने कौन कौन से फॉलो किए वो भी एक्सप्लेन करना है, ओके। तो वो थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपने ये जो H और S है इनकी वैल्यू कैसे पुट करनी है, ये जो मेरे दो इंटीजर्स है, ओके। तो आप समझ गए, ये दोनों इंटीजर्स, इनको हम लोग बोलते हैं, इनकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे उससे पहले आप समझो, हमने यहाँ पर को H के बदले लिखा हुआ है HIJ और S के बदले लिखा है SIJ, ओके। अब ये IJ मतलब क्या है, IJ आपकी कोई बड़ी चीज नहीं है। IJ मतलब क्या है, देखो जैसे आपको लिखा है HIJ मतलब क्या है, जैसे आपको H की अलग अलग वैल्यू मिल रही है, कभी आपको H इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, कभी आपको H इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, कभी आपको H इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, और कभी आपको H इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो आपका ये हेड है, ओके। अब इसी हेड से आपको ये छोटे छोटे इनके क्या मिले, स्टूडेंट मिले, मतलब आपको ये दिखाना चाह रहा है कि ये HIJ में जो आपका I है, I की वैल्यू इस H में क्या है 1 है, इस H में I की वैल्यू क्या है 2 है, इस H में I की वैल्यू क्या है 1 है, और इस H में I की वैल्यू क्या है 2 है। ये जो आगे वाली वैल्यू है ये आपको क्या बता रहा है कि ये I है, I की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। आपने क्या है HIJ नहीं लिखना है, आपने इनकी वैल्यू लिखनी है। जैसे आपने लिखा है H11, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो H है इसमें आपकी I की वैल्यू तो 1 है और J की वैल्यू क्या है 1 है, ओके। अगर इस H की बात करूं तो इस H में H तो H है, लेकिन इनके बेस में IJ के बदले आपने क्या लिखा है 1 2। इसका मतलब क्या है कि ये वाले H के लिए, ये वाले इंटीजर के लिए आपकी I की वैल्यू 1 है, लेकिन J की वैल्यू क्या है 2 है। इतनी चीज समझ में आई। तो बस यही चीज बताना चाह रहा है, उनकी वैल्यूज बता रहा है I और J की, ओके। और इसी की तरह क्या आपका S भी है, अगर मैं यहाँ से H को प्लेस करके, H को हटा के यहाँ पर क्या लिख दूं S लिख दूं, तो अब क्या हुआ, S के बेस में IJ, S के बेस में 1 1, S के बेस में 1 2, सॉरी 2 2 1 2 और 2 1, ओके। इसका मतलब भी सेम है कि S के लिए जो I और J की वैल्यू आप बता रहे हैं कि ये वाले S के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, ये वाले S इंटीजर के लिए I की वैल्यू तो 1 है बट J की वैल्यू क्या है 2 है। बस यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे, इन IJ की वैल्यू के बेसिस पे आप इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बताती हूँ। पहले हम H की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है H की वैल्यू IJ है, ठीक है।
तो ये आई के बेसिस पे ये बोलता है कि अगर आपको कोई ऐसा एच मिल गया जिसमें आपको आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम सेम मिल रही है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूं H11, अगर मेरे पास H11 है, इट मीन्स इस H में मेरी आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, इट मीन्स आई और जे की वैल्यू इक्वल है। जैसे H22 बोल दूं, H22 में देखो क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू अगेन 2 है। इट मीन्स ऐसे H के लिए हम लोग क्या है, इस H के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो आपको वहां पर H11 H22 लिखने की जरूरत नहीं है, उसे सिंपल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम उसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। पहली चीज समझ में आई, ओके। और इस टाइप के इंटीजर को जहां पर आपको H तो इंटीजर है, लेकिन ऐसा इंटीजर जहां पर H के लिए I और J की वैल्यू आपको सेम सेम मिल रही है, ऐसे इंटीजर को बोलते हैं कोलम्बिक इंटीजर। इतनी चीज क्लियर आई, ये होता है आपका कोलम्बिक इंटीजर। इतनी चीज क्लियर आई। अब एक दूसरी कंडीशन बन जाती है। दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है, ये बोल रहा है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने क्या है आई और जे का, अब आपने इनकी वैल्यू नहीं देखनी है, ठीक है, दूसरा जो है वो इसमें वैल्यू नहीं देखनी। ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या देखा कि आई और जे के बीच में क्या है, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, आई और जे इज नॉट इक्वल, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई एच के लिए आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, ओके, और वैल्यू इक्वल नहीं है, और अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो आप इसकी प्लेस में क्या पुट करेंगे, बीटा, जैसे H21, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, H23 ये है, इन दोनों की अलग अलग है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर को H23 H21 की प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, बीटा पुट कर देंगे। इतनी चीज क्लियर आई। और यहाँ पर एक और चीज बोला है कि अगर इनकी वैल्यू अलग अलग है तो बीटा पुट करना, और अगर आपने इनकी वैल्यू अलग अलग भी देखी और उसके बाद ये भी देखा कि आई और जे ने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया है, ये आई जे आपको क्या बता रहा है, आई जे देखो ये क्या है, ये आपके कार्बन का नंबर है, जैसे कार्बन 1 और कार्बन 2, तो देखो आपको जितने भी इंटीजर मिल रहे हैं उसमें दो ही वैल्यू मिल रही है, आइदर 1 आइदर 2। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या है, आपको अलग अलग वैल्यू मिल गई, आपने क्या मिल गई 1 और 2 की, मतलब आपने क्या है एच के नीचे जो बेस है इनकी दो अलग अलग वैल्यू मिल गई। अभी तो हम लोग इथाइलिन के लिए कर रहे हैं, इथाइलिन में तो दो एटम है, लेकिन नीचे जो मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगी वहां पर आपके पास 4 कार्बन एटम होंगे, तो यहाँ पर 4 वैल्यू मिलेगी, आइदर 1 आइदर 2 आइदर 3 आइदर 4। तो आपको ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, अभी जिस इतना समझो कि अगर आपकी क्या है आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है तो वहां पर आप क्या पुट करेंगे, बीटा, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो आप वहां पर क्या पुट करेंगे, अल्फा। इतनी चीज क्लियर आई। ये तो बात कर ली हमने एच के रिस्पेक्ट में, ओके। अगर मैं एस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एस तो एच से भी इजी है। एस क्या बोलता है कि अगर एस के लिए आई और जे की वैल्यू सेम है तो वहां पर आप 1 लिख दो, अगर एस के लिए आई और जे की वैल्यू डिफर है तो आप वहां पर को 0 कर दो। अल्फा बीटा का भी झंझट नहीं, अगर सेम है तो 1, अगर डिफरेंट है तो 0। इतनी चीज क्लियर आई। और इस टाइप के इंटीजर को आप क्या बोलते हैं, ओवरलैप इंटीजर। ओवरलैप इंटीजर कब होगा, जब आपके इंटीजर मतलब एस के जो आपके एस जो इंटीजर है जिसमें आई और जे की वैल्यू सेम होगी या डिफर होगी, ऐसे इंटीजर को बोलते हैं ओवरलैप इंटीजर। और ये तीसरा वाला था आपका रेजोनेंट इंटीजर, जब ये क्या बोलता है, जब हाई एच के लिए आपकी आई और जे की वैल्यू डिफर है तो आप इसे बोलते हैं रेजोनेंस इंटीजर। इतनी चीज क्लियर आई। तो आप जैसे इतनी चीज माइंड पर रखें और इस चीज को माइंड पर रखते हुए अपनी टेबल को सॉल्व आउट करते हैं। कैसे, देखो, ओके, अभी तो ये सिंपल वाली है, अभी मैं आपको सिंपल इससे थोड़ा दूसरी वाली दिखाऊंगी, वहां पर आप और आसान से समझेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला, अगर हम लोग एच की बात करें तो पहले हम एच एस सॉल्व कर लें। तो देखो पहले ये वाली टेबल को सॉल्व करते हैं। इस टेबल को मैं यहाँ पर सिंपली ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, हम ऊपर तो इरेज कर नहीं सकते, सब इरेज हो जाएगा वरना, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो देखो हमने देखा H11 मतलब हमने क्या बोला कि H के लिए, इस H के लिए I की वैल्यू इज 1, J की वैल्यू इज 1, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है। तो हमने क्या बोला, जब H के लिए दोनों वैल्यू सेम होती है तो वहां पर हम रखेंगे अल्फा। तो हमने रख दिया H की प्लेस पर अल्फा। अल्फा के बाद माइनस के साथ क्या है, E है, ये आप एज इट इज रखेंगे, और S के बदले क्या है, S11, यानी कि अगर हमारे S में दोनों वैल्यू आई और जे सेम होंगी तो मैंने क्या बोला, वैल्यू आएगी आपकी 1। तो आपने क्या कर देना है, इंटू, ये आपका इंटू में है, ई इंटू, वेट कीजिए, ई इंटू एस है, तो एस की वैल्यू आई 1, तो 1 को अगर आप ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ई आएगा, क्योंकि ई 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, इससे अल्फा माइनस ई। इतनी चीज समझ में आई। तो इसको आपने रिड्यूस करके ऐसा लिखते हैं, कितना आसान था। अब आप इसके नीचे वाला कर लीजिए, चलो ये वाला H21, अगर हम H21 को सॉल्व करेंगे तो हमने देखा इस H में I की वैल्यू तो 1 है, सॉरी 2 है, लेकिन J की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि दोनों I और J की वैल्यू अलग अलग है। तो अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो हमने क्या रखना बोला, बीटा रखना बोला, ठीक है। और अगर आपने बीटा रख दिया फिर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे और आप रखेंगे ई, और ई के बाद आएगा एस की वैल्यू पुट करना। तो एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो हमने देखा एस की वैल्यू क्या है,
1 यानी कि इस s के लिए i तो आपका 2 है, लेकिन j की वैल्यू क्या है 1, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। तो s ने क्या बोला था, जब मेरी i और j की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो उस केस में वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 0। और अगर मैं 0 को e से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या होगा 0 आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 होगा। तो मेरा जस्ट यहाँ पर बीटा बचेगा, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब इसको सॉल्व कीजिए H12। अब देखो इस H12 में i की वैल्यू इज 1 और j की वैल्यू इज 2, यानी कि i और j दोनों डिफर है। तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, हमने बोला था हम लगाएंगे बीटा और माइनस लगाएंगे e। और देखो यहाँ पर s की वैल्यू भी अलग अलग है, तो जब भी s की वैल्यू अलग अलग आए तो वैल्यू क्या रखते हैं 0। तो 0 को अगर इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन आएगा 0, तो अकेला बच गया यहाँ पर बीटा। ओके, अगला अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो h के लिए, ये वाले h के लिए i की वैल्यू इज 2 और j की वैल्यू भी अगेन 2। इसका मतलब i और j इक्वल है, और जब भी वैल्यू इक्वल आएगी h के लिए तो हम क्या लगाएंगे अल्फा। अब हमने अल्फा रख दिया, अब हम लिखेंगे माइनस ई और बीटा की मतलब s की वैल्यू पुट करो। s के लिए भी दोनों वैल्यूज इक्वल है, यानी कि s के लिए i है 2 और j है 2, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हमने क्या बोला था, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो वैल्यू आएगी 1। तो आपने रख देना है यहाँ पर को वैल्यू 1, यानी कि जब इंटू ई को इंटू करेंगे 1 से तो अगेन आएगा ई। तो ये आपकी टेबल रिड्यूस होगी। कितना आसान था। तो देखो सेम टेबल बनी है हमारी, अल्फा ई बीटा बीटा। तो देखो अल्फा ई बीटा बीटा तो बन गई आपकी ये टेबल। यही टेबल आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है, और इसी टेबल को आप बोलते हैं, इसी टेबल को, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर अ कौन सा मॉलिक्यूल, आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पूछे आपने ऐसा ही ड्रॉ करना है। तो इथाइलिन तो सबसे बेसिक था, इसे हमने समझ लिया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है ना, कितना आसान था देखो। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आपने एक चीज माइंड पर रखनी, कैसे माइंड पर रखनी है, यहाँ पर देखो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, हमने जो दूसरा एग्जाम्पल लिया वो किसका लिया है, 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी कि पहली और तीसरी पोजीशन में आपका ईन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। तो देखो ये हो गया आपका 1,3 ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर। इसके पास भी पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना था, हम स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालो। n मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी आप बोल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन देखना है तो आपने देख लिया 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज 4। अगर आप कार्बन एटम देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्यूट में कितने हो जाएंगे 4। तो आपने n की वैल्यू रख दी 4, तो यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। ओके, अब n निकाल दिया, तो अब हम निकालते हैं ऑर्डर। तो आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इक्वल होता है आपका n इंटू एन के। तो देखो आपने n इंटू एन किया, यानी कि 4 इंटू 4 किया, तो आपको कितने मिले 16, यानी कि 16 आपके पास क्या है, इंटीजर्स आपको मिलेंगे आपकी टेबल में। और उसमें भी क्या होगा, 4 इंटू 4 आपको क्या दिखा रहा है कि आपको 4 तो रो बनानी है और 4 आपको कॉलम बनानी है, और उसी को आपने बस यहाँ पर को ड्रॉ करना है, जो कि बहुत आसान है। देखो मैंने क्या किया, 4 कॉलम लिखी 1 2 3 4, जिसे मैंने C1 C2 C कॉलम मतलब C हो गया, C1 C2 C3 C4 बोला। ये मेरी रो है, इसे मैंने R1 R2 R3 R4 बोला। ठीक है, तो 4 4 मैंने दोनों लिया। अब मेरी मर्जी नहीं है कि कितनी भी ले लो। ओके, तो सिर्फ 4 4 लो, क्योंकि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू हमारे कितनी आई थी, 4 आई थी। इतनी चीज क्लियर आई। अब बस इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो देखो साथ साथ आप भी करते रहिएगा। क्या करना है, कार्बन की वैल्यू देखो, ये है हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट, ये है कार्बन नंबर सेकंड, ये है कार्बन नंबर थर्ड, ये है कार्बन नंबर फोर्थ। ओके, अब ध्यान पर रखिएगा, हम पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कार्बन एटम बताओ, ये कार्बन एटम कहाँ है। मैंने क्या पहले पहला आपने क्या देखना है, रो, यानी कि फर्स्ट रो की पहली कॉलम, तो C11। ओके, ये फर्स्ट रो की दूसरी कॉलम, ये फर्स्ट रो की तीसरी कॉलम, ये फर्स्ट रो की चौथी कॉलम। सिमिलरली ये सेकंड रो की पहली कॉलम, सेकंड रो की सेकंड कॉलम, सेकंड रो की थर्ड कॉलम, सेकंड रो की फोर्थ कॉलम, ये सेकंड थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो की सेकंड कॉलम, थर्ड रो की थर्ड कॉलम और थर्ड की फोर्थ कॉलम। ओके, अब ये फोर्थ रो की फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो की सेकंड कॉलम, फोर्थ रो की थर्ड कॉलम और फोर्थ रो की फोर्थ कॉलम। तो कितना आसान था वैल्यू लगाना, कितना आसान था, समझ में आया। अब आपने क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका C इज इक्वल टू H माइनस ई एस। यहाँ पर को आपने जस्ट पुट कर देना है। ओके, और यहाँ पर अगर C की वैल्यू 1 1 है तो आप क्या करेंगे, H11 माइनस ई S11। अगर C की वैल्यू 2 2 है तो आप बोलेंगे H22 माइनस ई
S22। तो बस ऐसे आपने नीचे वैल्यू पुट करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी पुट करके आपके लिए रखी हुई है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है सारी चीजें लिखना, ठीक है। तो मैं आपको पुट करा हुआ दिखा देती हूँ, आप जस्ट यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, C1 की बात की थी, तो हमने लिखा H11 माइनस ESS1। तो अगला क्या होगा, 1 1 था, तो अगला 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। नीचे क्या होगा, आपका सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम मतलब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो की सेकंड कॉलम, सेकंड ये आपकी रो, ये आपकी कॉलम, ये सेकंड रो की फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो की सेकंड कॉलम, थर्ड रो की थर्ड कॉलम, थर्ड रो की फोर्थ कॉलम, ये सो सॉरी, ये आपकी फोर्थ रो की फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो की सेकंड कॉलम, फोर्थ रो की थर्ड कॉलम, फोर्थ रो की फोर्थ कॉलम। कितना आसान है, ये तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है, आपने बस इनकी वैल्यू पुट करनी है, और फाइनली आपका कितना जल्दी, देखो कितनी जल्दी आपने क्या कर दिया, अपने 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए एमओटी डायग्राम आपने बना लिया। तो कैसे बनाएंगे, देखो आपकी क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है H11 की, S11 की, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, एक बार मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में दिखा देती हूँ। हमने बोला था, देखो H1 के प्लेस में हम लोग HIJ बोल रहे हैं, ठीक है। हमने बोला था कि अगर HIJ में I की वैल्यू और J की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो वहां पर आप क्या प्लेस करेंगे, अल्फा, ओके। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने क्या कर दिया, I और J की वैल्यू हमें इक्वल नहीं मिली, तो वहां पर हम क्या पुट करेंगे, बीटा, ओके। और एक और चीज, अगर आपके आई और जे के बीच में डायरेक्टली कोई बॉन्ड नहीं है, ये दोनों इक्वल होना तो ये तो ठीक है, अगर इक्वल है तो आप अल्फा, अगर इक्वल नहीं है तो बीटा, ओके। लेकिन अगर आई और जे के बीच में डायरेक्टली कोई बॉन्ड नहीं है, आई और जे ने क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, तो इनकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो, देखो ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला था, आई जे आपकी कोई नई वैल्यूज नहीं है, ये क्या है, आपके कार्बन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। आपके कार्बन क्या है, 1 2 3 4, और आई की वैल्यू भी आपको क्या है, यहाँ 1 से 4 के बीच की ही मिलेंगी, कोई नई वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो आपने ये चेक करना है कि आपने आई और जे ने अगर डायरेक्टली बॉन्ड बनाए, जैसे अगर मेरी आई की वैल्यू तो आ गई 1 और जे की वैल्यू आ गई मेरी 2, तो हम देख सकते हैं ये आई और जे की वैल्यू डिफर है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, तो अल्फा की तो कोई चांस नहीं है, यहाँ पर या बीटा होगा या 0 होगा। तो हमने क्या देखा कि 1 और 2 में आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, इन दोनों ने तो डायरेक्टली बॉन्ड बनाया, क्योंकि आप कार्बन 1 और कार्बन 2 को देखेंगे, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो इनकी वैल्यू हम 0 ना रख के क्या करेंगे, बीटा रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरी आई की वैल्यू 1 आ गई और जे की वैल्यू 3 आ गई, इट मीन्स क्या, ये दोनों वैल्यू आई और जे की वैल्यू अगेन डिफर है, इट मीन्स अल्फा की तो कोई चांस नहीं है, यहाँ आइदर बीटा होगा या 0 होगा। तो हमने क्या चेक करना है, देखना है कि कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर थर्ड ने क्या डायरेक्टली बॉन्ड बनाया है, नहीं बनाया, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है। हमने देखा कार्बन नंबर फर्स्ट यहाँ है, कार्बन थर्ड यहाँ है, इन्होंने डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया है, इनके बीच में क्या है, कार्बन सेकंड है, इट मीन्स क्या है, इन्होंने डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाया। तो मैंने क्या बोला, जब ये लोग डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो वहां पर बीटा नहीं रखना, वहां पर आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। समझ में आया, बस इतना है आपका HIJ का कॉन्सेप्ट, ओके। और S का तो कितना ईजी है, S में आपने क्या करना है कि अगर एस आई जे की वैल्यू आपकी क्या है, सेम है, यानी कि आई इज इक्वल टू जे, तो वहां पे तो आप 1 पुट करेंगे, लेकिन आई इज नॉट इक्वल टू जे के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। कितना आसान था। तो चलो अब यही वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला आ गया आपका H11, तो पहले सेम सेम वाले H देख लें, चलो हम सीरीज से ही करते हैं, ठीक है। H11 मतलब आपका आई और जे की वैल्यू सेम है, तो हमने क्या बोला, जब वैल्यू सेम है तो आप पुट कर दीजिएगा अल्फा। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया अल्फा। पहले आप हाइड्रोजन एच को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला है H12 यानी कि दोनों वैल्यूज अलग अलग है, बट दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो आइदर यहाँ पर बीटा आएगा, आइदर 0 आएगा। तो हमने क्या देखना है, क्या पहले कार्बन और दूसरे कार्बन ने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे कार्बन और पहले कार्बन ने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया होगा, तो इनकी प्लेस पर हम क्या रख देंगे, बीटा रख देंगे। समझ में आया। अब अगला अगला एच देखो, ठीक है। तो अगले एच में क्या है, आपकी आई और जे की वैल्यू तो सेम नहीं है, दोनों डिफर है, तो आइदर बीटा आइदर 0, ओके। बट हमने क्या देखना है कि क्या पहले कार्बन और तीसरे कार्बन ने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया, नहीं बनाया, उनके बीच में क्या एक सेकंड कार्बन भी है, इट मींस यहाँ पर कोई बीटा होने की कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इसकी प्लेस पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। अगला है आपका H14 में देखो सेम है, दोनों वैल्यूज अलग हैं आई और जे की, और ये दोनों वैल्यू में आप देख सकते हैं आई और मतलब पहले कार्बन और चौथे कार्बन ने डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाया, तो अगेन इनकी प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी चीज क्लियर आई।
ठीक है। अब अगले वाले एच पे चलते, देखो एच इज इक्वल टू क्या है 2 1, दोनों वैल्यूज अलग अलग है तो क्या आएगा आइदर बीटा आइदर जीरो। तो हमने क्या देखना है, क्या कार्बन सेकंड और फर्स्ट डायरेक्टली अटैच है, तो बिल्कुल डायरेक्टली अटैच है, फर्स्ट के बाद तो सेकंड ही आएगा। तो यहाँ पर हम जीरो ना लगा के क्या लगाएंगे बीटा, तो हमने यहाँ पर को क्या पुट कर दिया बीटा। इतने से समझ में आई। अगला H22, अब यहाँ पर तो I और J दोनों सेम है तो हम क्या लगाएंगे, ना बीटा ना जीरो, यहाँ पर लगेगा आपका अल्फा। अगला है 2 3, तो बताइए 2 3 में तो क्या है, दोनों वैल्यूज अलग अलग है और दोनों वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन क्या है 2 और 3 यानी कि सेकंड के बाद तो थर्ड ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जीरो ना लगा के क्या लगाएंगे बीटा। अगला है आपका 2 4, तो देखो यहाँ तो अल्फा के कोई चांसेस नहीं है, अल्फा तो तब होगा जब आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम है। ये आई की वैल्यू ये जे की वैल्यू, तो दोनों सेम तो है नहीं, दोनों डिफर है। अब हमने क्या देखना है, या यहाँ पर को बीटा होगा या यहाँ पर को जीरो होगा, तो क्या होगा हमने देखना है कि क्या ये सेकंड क्या है, सेकंड के साथ फोर्थ डायरेक्टली अटैच रहता है, सेकंड कार्बन के साथ फोर्थ कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है, नहीं रहता है, इनके बीच में थर्ड आता है। तो बीटा के कोई चांस नहीं, यहाँ पर आएगा जीरो, तो हम इसको इरेज करके लिख देते हैं इसकी प्लेस पे जीरो। तो इतनी चीज क्लियर आ रही, कितना आसान था। ऐसे आप आगे करिए, तो देखो 3 1 के केस पे क्या होगा, या आइदर जीरो आइदर अल्फा आइदर बीटा, और दोनों वैल्यू 3 के बाद तो क्या आता 4 आता, या फिर 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 3 और 1 तो अटैच नहीं है तो वैल्यू आएगी जीरो। ओके, 3 2 अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, तो हम क्या रखेंगे इसकी प्लेस पे बीटा। 3 3 दोनों नंबर सेम है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर अल्फा। ओके, 3 4 आपकी दोनों वैल्यूज अलग है लेकिन दोनों वैल्यूज एडजेसेंट है, आपका कार्बन थर्ड के बाद कार्बन फोर्थ आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा बीटा ना कि जीरो। ओके, अगला 4 1, 4 1 बताइए, दोनों वैल्यूज अलग अलग है और दोनों वैल्यूज अलग है, फोर्थ यहाँ होगा पहला यहाँ होगा, तो दोनों तो अटैच नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, दोनों वैल्यूज अलग अलग है, फोर्थ कार्बन यहाँ पहला कार्बन यहाँ तो चौथा कार्बन यहाँ, इनके बीच में दो कार्बन और है तो इनकी वैल्यूज क्या होगी जीरो आएगी ना कि बीटा। ओके, 4 2 वैल्यू भी अलग अलग है और दोनों एक दूसरे से डिफर है, इन दोनों के बीच में एक वैल्यू आती है, दूसरा का मतलब एक तीसरा कार्बन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर हमने लगाया बीटा। अगला है 4 3, तो देखो 4 3 के केस में क्या है, दोनों आई, अब इसको समझ में आ रहा है ना, आई और जे की वैल्यू अलग अलग है लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है एडजेसेंट है, पहले थर्ड कार्बन आएगा फिर आएगा फोर्थ, या फिर आप बोल सकते हैं फोर्थ के बगल में क्या होगा थर्ड ही तो होगा, दोनों ने बॉन्ड तो बनाए हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर को जीरो ना रख के हम क्या रखेंगे यहाँ पर बीटा। इतनी चीज क्लियर आई, तो बस यहाँ पर रख दीजिए बीटा। और यहाँ पर क्या होगा 4 4, तो देखो आई और जे की वैल्यू दोनों सेम है तो हम क्या रखेंगे अल्फा। कितनी चीज सिंपल था, तो हमने क्या है एच की वैल्यू रख दी। अब हमने क्या सॉल्व करना है, ई को तो सॉल्व नहीं करेंगे, एस को सॉल्व करेंगे। तो हमारी जब दोनों वैल्यू एस के लिए दोनों वैल्यू सेम तो हम रखेंगे 1 1, मतलब 1 वैल्यू, और अगर मतलब एक रखेंगे, ठीक है, और अगर एस के लिए दोनों वैल्यू आई और जे की वैल्यू अलग तो वहां रखेंगे जीरो। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, तो देखो S11 यानी कि 1 1 मतलब दोनों वैल्यू सेम है तो यह वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 इंटू ई, क्या होता है 1 इंटू ई, तो ई है तो हम 1 लिखें नहीं लिखें बात बराबर है। ठीक है, अब देखो अगर S की वैल्यू 1 2 है, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो वैल्यू क्या होगी जीरो, जीरो इंटू ई क्या हो जाएगी, ई भी आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पूरे की वैल्यू क्या होगी ऐसी। कुछ समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो देखो एक बार हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो E की तो ठीक है, S की वैल्यू क्या है 1 3, यानी कि I की वैल्यू इज 1 और J की वैल्यू इज 3, दोनों की वैल्यू डिफर है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो S क्या बोलता है अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग है तो आप क्या रखिए जीरो। तो हमने यहाँ पर को अगर जीरो रख दिया मैंने S की प्लेस पे, तो क्या होगा अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मुझे तो जीरो ही मिलेगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया जीरो कर दिया, इसको पूरे को हटाया और जीरो लिख दिया। इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पे देखो S की वैल्यू क्या है 1 4, यानी कि I के लिए 1 4 के मतलब J के लिए 4, यानी कि यहाँ पर को क्या है अगेन दोनों वैल्यू अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर को क्या आएगा अगेन जीरो, तो E की वैल्यू भी इरेज कर दी तो बन गया जीरो। ओके, अब देखो 1 2, अब देखो ना जब S के लिए दोनों वैल्यू अलग अलग है तो पूरा आप E को इरेज कर दो क्योंकि वैल्यू तो आपकी जीरो आनी और E जब जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो, तो यहाँ भी दोनों वैल्यूज अलग है तो मैंने पूरे को इरेज कर दिया। यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, S के लिए I इज 2 और J भी क्या है 2 है, तो यानी कि S की वैल्यू तो आएगी 1 और 1 को जब आप E से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, E मिलेगा वैसे। ठीक है, मतलब E की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी, तो हमने लिख दिया E। ओके, अब देखो S की वैल्यू दोनों अलग अलग है, यानी कि S की वैल्यू जीरो और जीरो जब E से मल्टीप्लाई कराएगा तो अगेन जीरो मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू अलग अलग है, यानी कि जब आपकी S की वैल्यू जीरो होगी और जीरो जब E से मल्टीप्लाई करेगा तो अगेन आपको मिलेगा जीरो। यहाँ देखो S के लिए दोनों वैल्यू अलग अलग है, यानी कि वैल्यू जीरो और जीरो जब E से मल्टीप्लाई करेगा तो अगेन जीरो। ठीक है, यहाँ भी S के लिए जीरो
क्यों? दोनों वैल्यू अलग अलग है, 3 और 2, तो ये वैल्यू तो 0 और 0 जब e से मल्टीप्लाई करेगा तो अगेन 0। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो वो e मतलब s के लिए क्या है 3 यानी कि i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू भी 3 है, तो वैल्यू s के लिए क्या होगी 1 आएगी। और हम 1 के प्लेस पे क्या करेंगे, 1 को जब e से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा e, तो हमने e को एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ देखो दोनों वैल्यू अलग है, तो ये वैल्यू कटी और ये वैल्यू आई 0, और 0 जब e से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे बढ़िए, अब देखो s की वैल्यू इज 4 1 मतलब i इज 4 और j इज 1, तो दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, तो हमको क्या करना है s की प्लेस पर क्या रखेंगे 0, और 0 जब मल्टीप्लाई करेगा e से तो हमको अगेन मिलेगा 0। ओके, अब देखो यहाँ भी दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो मैं 0 बोल दूं s को, और 0 जब e से मल्टीप्लाई करेगा तो अगेन 0। अब यहाँ देखो s की वैल्यू 4 3 यानी कि दोनों वैल्यूज अलग अलग, तो s की वैल्यू 0, और 0 को जब भी हम e से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन मिलेगा 0। अब यहाँ देखो दोनों वैल्यू सेम, i की वैल्यू क्या है 4 और j की वैल्यू क्या है अगेन 4, तो दोनों वैल्यू सेम, तो हमको s इज इक्वल टू क्या रखना है 1, और अगर 1 e को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा e मिलेगा। तो ये बन गई आपकी फाइनली आपका MOT डायग्राम फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन। इतनी चीज क्लियर आई? तो बस इतना ही आपने काम करना है, इजी था। तो यही चीज तो आपने बनानी है, तो यही आपने पॉइंट अपने माइंड पर रखना है। तो देखो ऊपर मैंने आपको ये बॉन्ड नहीं बनाया क्योंकि आपके पास 2 ही कार्बन थे, और दोनों कार्बन के लिए मतलब इनके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आती, चाहे H की देखो S की देखो, या 1 1 आती या 1 2 आती, या फिर आपको 2 2 मिलती या 2 1 मिलती, और आपको पता है ये सारे केस में क्या है, आपके पास ये दोनों कार्बन, तो ये दोनों कार्बन तो हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच है, तो आपको क्या है वहां पर कोई ये वाली चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है कि आई और जी ने क्या डायरेक्ट बॉन्ड बनाए हैं, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा नंबर के कार्बन है तो आपको ऐसी वैल्यू मिल सकती है कि H इज इक्वल टू 1 4, तो 1 4 में आपको पता है ये वाले कार्बन और ये वाले, इसने क्या है ये वाले कार्बन ने डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया, तो यहाँ पर को आप 0 पुट करेंगे, ना कि आप बीटा करेंगे। बीटा कब करते, जब यहाँ पर को H इज इक्वल टू 1 2 होता, दोनों वैल्यूज अलग अलग है लेकिन दोनों ने बॉन्ड तो बनाया है, तो तब आप उसे बीटा कहेंगे। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है और दोनों ने बॉन्ड भी नहीं बनाया, तब आप उसकी प्लेस पे क्या रख दो 0 रख दो। इतनी चीज क्लियर आई? यही होता है आपका MOT डायग्राम, आपने बस इतना ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी आपने ड्रॉ करना सीखा, नेक्स्ट लेक्चर पर हम इसके लिए एनर्जी निकालना सीखेंगे, तो ऐसे ही आप बाकी कंपाउंड के लिए भी कर लेंगे, तो ऐसे ही आप बाकी कंपाउंड के लिए करिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आई होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।